फिर सुन क्या रहे रे छोरे इतनी देर से। चलो भाई, माइक ऑन नहीं था, तुम लोग सुन भी रहे थे, है ना? ये तो एक ने मैसेज कर दिया, नहीं बाकी तो बैठे थे। सबसे पहले तो अपन चलते हैं, उस दिन जो पढ़ाया था परिणाम सारे के सारे हो ही गया था। अब अपन चलते हैं, डायग्राम वो का वही है, ये अभी सारा का सारी चीजें मैं बता देता हूँ। सबसे पहले अपन चलते हैं कि परिणाम में क्या क्या प्राप्त होते हैं। अधिकांश अल्फा कण अपने मार्ग से अविचलित रहते हुए सीधे आर पार गुजरे जाते हैं। इसका मतलब परमाणु का अधिकांश भाग खोखला या रिक्त होना चाहिए। मतलब ये हुआ कि उनके मार्ग में कोई भी उपस्थित नहीं रहता है। उसके बाद में अपन चलते हैं, कुछ अल्फा कण अपने मार्ग से थोड़े विचलित हो जाते हैं, थोड़े बहुत मुड़ जाते हैं। 8000 अल्फा कणों में से लगभग एक अल्फा कण जो है वो 90 डिग्री के कोण पर मुड़ जाता है। क्यों मुड़ता है, कारण बता देता हूं। अल्फा कण पर धनावेश होता है, नाभिक पर भी धनावेश होता है। प्लस प्लस में क्या होगा, प्रतिकर्षण, तो ये अल्फा कण इधर मुड़कर ऊपर चला जाता है। उसके बाद में अपन चलते हैं, लगभग 20,000 अल्फा कणों में से, केमिस्ट्री में 30,000 भी हो सकते हैं भाई, पर अपने यहाँ जो है ना फिजिक्स में ये 20,000 चलता है। लगभग 20,000 अल्फा कणों में से कोई एक अल्फा कण वापस अपने मार्ग पर लौट आता है। ये अल्फा कण अपने पास यूं जा रहा है और वापस अपने मार्ग पर लौट आता है। ये अल्फा कण वापस क्यों लौटता है, इसको अपन सीधा समझें। इसकी टक्कर जो है वो नाभिक से आमने सामने की टक्कर कही जाएगी भाई। नाभिक से कैसे टक्कर मानी जाएगी, इसकी आमने सामने की टक्कर मानी जाएगी। इसको यूं समझें कि अल्फा कण पर धनावेश है, ठीक है, धनावेश है तो अल्फा कण नाभिक के पास जाएगा, नाभिक का भी प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा। प्लस प्लस में क्या होगा, प्रतिकर्षण, तो ये अल्फा कण वापस अपने मार्ग पर लौट जाता है। कहां से लौटता है, तरीका बता देता हूं। एक निश्चित दूरी से या जिस दूरी से अल्फा कण वापस अपने मार्ग पर लौटता है उसे न्यूनतम पहुंच की दूरी या समीपतम दूरी कहा जाता है। मिनिमम डिस्टेंस टू अप्रोच। ये नहीं है, मैं पहले ही बता देता हूँ, ये अल्फा कण नाभिक को स्पर्श करके नहीं आता है भाई, नाभिक से दूर से ही लौटना पड़ता है, स्पर्श नहीं कर सकता है। क्योंकि यदि अल्फा कण नाभिक को स्पर्श कर जाएगा तो फिर तो वापस लौटेगा ही नहीं हो, फिर नाभिक उसको खा जाता है अपने पास, वो नाभिक के अंदर ही समाहित कर लिया जाता है। तो नाभिक तो जो है ना वो उसको दूर से ही भगा देता है अपने पास। अब ये वापस कैसे लौटता है, यहाँ से समझा देता हूँ। जब अल्फा कण यहाँ से रवाना हुआ, उसके पास केवल गतिज ऊर्जा है, ठीक है। अब जैसे जैसे ये अल्फा कण नाभिक के पास जाता जा रहा है, गतिज ऊर्जा में कमी आ रही है और स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि हो रही है। मतलब इस नाभिक, इस अल्फा कण की गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा में कन्वर्ट होने लगती है। एक निश्चित बिंदु पर इसकी संपूर्ण गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाती है। जिस बिंदु पर इसकी गतिज ऊर्जा का परिवर्तन स्थितिज ऊर्जा के रूप में हो जाता है उसे न्यूनतम पहुंच या समीपतम दूरी कहा जाता है। तो इस बिंदु के लिए अपन ये कह सकते हैं कि
स्थितिज ऊर्जा की गतिज ऊर्जा किस में कन्वर्ट हो जाएगी, स्थितिज ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाती है। अब चौथे पार्ट में आता है, कई बच्चों ने तो पढ़ा ही नहीं है चौथा पार्ट, तो वो तो अपने हिसाब से जो भी है। स्थितिज ऊर्जा का सूत्र होता है 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन क्या हो जाएगा R। ये K का मान है भाई, K बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन क्या होता है R। Q1 अल्फा कण हो गया, अल्फा कण पर आवेश किसके बराबर होता है, 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर, 2 आवेश हो गए। Q2 जो है वो सोने का नाभिक है, मतलब जिस नाभिक से टक्कर होगी उस पर आवेश हो जाएगा प्लस में Z E के बराबर, तो ये प्लस में ZE हो गया अपने पास। ये मान इसमें रखें अगर अपन, तो अपने पास क्या आएगा बोलो देखें, U इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 का मान क्या रहेगा ZE इंटू 2E अपॉन किसके बराबर हो जाएगा R के बराबर, और U किसके बराबर हो जाएगा K के बराबर, तो K का मान अपने पास क्या आ जाएगा 1/4πε0 2ZE² अपॉन R। R का मान इधर ले लें तो R बराबर आएगा, बोलो भाई 2ZE² अपॉन 4πε0 इंटू K। यहाँ पर ये ध्यान रखना भाई, कौन सी ऊर्जा है ये, गतिज ऊर्जा है। R जो है वो D के बराबर लिख दें तो न्यूनतम पहुंच की दूरी हो जाएगी 2ZE² अपॉन 4πε0 इंटू क्या जाएगा K। Z परमाणु क्रमांक हो जाएगा, बाकी सब तुम जानते ही हो, काटना मत इसको, क्योंकि 1/4πε0 का सीधा मान होता है 9 × 10⁻9, तो सीधा रहेगा इसलिए नहीं काट रहा हूं मैं। आगे अपन चले, यहां से अगर आप देखते हो तो D समानुपाती 1/K हो गया। K का मान अगर बढ़ेगा तो गतिज ऊर्जा, इसमें दूरी में क्या आएगी कमी, मतलब गतिज ऊर्जा का मान जैसे जैसे बढ़ता चला जाता है समीपतम दूरी में कमी आएगी, तो गतिज ऊर्जा का मान जितना ज्यादा होगा अल्फा कण नाभिक के उतना ही पास पहुंचते चला जाता है। इसीलिए इस प्रयोग में मध्यम ऊर्जा के अल्फा कणों का उपयोग किया जाता है ताकि वो प्रतिकर्षित होकर लौट सके, क्योंकि यदि बहुत अधिक उच्च ऊर्जा के अल्फा कण काम में ले लिए जाएंगे तो नाभिक से स्पर्श कर जाएगा, और नाभिक का ये है कि अगर स्पर्श किया उसने तो वो नाभिक उसको खा जाता है और वापस नहीं लौटेगा। इस सूत्र की सहायता से न्यूनतम पहुंच का मान ज्ञात किया जा सकता है। अब एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, उसके बाद में फिर मैं आगे चलूंगा भाई। जल्दी अच्छा, हाँ जी भाई, नेक्स्ट चलते हैं। परिणाम ही चल रहे हैं भाई अभी तो अपन, है ना। अब अपन एक चीज चलते हैं भाई, 20,000 अल्फा कणों में से केवल एक अल्फा कण अपने मार्ग पर लौटता है, तो वो कहां से प्रतिकर्षित होकर लौट रहा है, नाभिक से प्रतिकर्षित होकर लौट रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि नाभिक का आकार परमाणु के आकार की तुलना में क्या होना चाहिए, बहुत ही कम या बहुत ही छोटा होना चाहिए, क्योंकि 20,000 में से केवल एक अल्फा कण वापस अपने मार्ग पर लौट रहा है। इसका मतलब परमाणु का आकार नाभिक के आकार की तुलना में 20,000 गुना तक ज्यादा होना चाहिए। और वैसे भी आगे अपन पढ़ेंगे, मैं बताऊंगा अभी, नाभिक का आकार परमाणु के आकार की तुलना में बहुत ही कम होता है। कितना कम होता है, त्रिज्या से बता देता हूं। परमाणु की त्रिज्या जो है ना भाई, वो लगभग 10⁻⁻10 मीटर होती है, और नाभिक की त्रिज्या लगभग, क्योंकि अलग अलग नाभिकों की त्रिज्या अलग अलग होती है भाई, तो नाभिक की त्रिज्या होती है लगभग 10⁻⁻15 मीटर। तो अगर अपन देखें, तुलना करेंगे यहाँ से, ये R1 मान लो और ये क्या मान लेते हैं R2, तो R1/R2 बराबर 10⁻10 माइनस का 15
बराबर 10 पे घात 5 आ गया। तो R1 लगभग R2 का कितने गुना हो जाएगा? 10 पे घात 5 गुना। तो अपन ये कह सकते हैं कि परमाणु की त्रिज्या नाभिक की त्रिज्या की तुलना में लगभग कितनी गुनी हो गई? 10 पे घात 5 गुनी। 10 पे घात 5 का मतलब 1,00,000 गुना होता है अपने पास। तो परमाणु बहुत बड़ा हो गया और नाभिक बहुत ही छोटा हो गया। मतलब ये कह सकते हैं कि नाभिक जो है वो परमाणु की तुलना में बहुत ही कम जगह घेरता है। कितनी कम जगह घेरता है? 10 पे घात 5 गुना कम जगह। इसको यूं भी समझा सकते हैं, एक उदाहरण लिया जाता है इसमें कि कौन कितना बड़ा है। मान लो कि फुटबॉल का ग्राउंड जो है वो परमाणु है। आप लोग जानते ही हो फुटबॉल का ग्राउंड बहुत बड़ा होता है। यदि फुटबॉल के ग्राउंड को परमाणु मान लिया जाए, फुटबॉल के ग्राउंड को परमाणु मान लिया जाए, तो ग्राउंड के केंद्र में जितनी दूरी में एक मक्खी बैठ सकती है या मक्खी जितनी जगह घेर सकती है, बस उतनी जगह में नाभिक हो जाता है अपने पास। तो फुटबॉल का ग्राउंड वो तो पूरा परमाणु हो गया, उसके सेंटर में एक मक्खी बैठ जाए इतनी में ही अपने पास नाभिक बैठा हुआ रहता है। तो अपन ये कह सकते हैं कि परमाणु तो पूरा का पूरा कैसा पड़ा हुआ है? खाली पड़ा हुआ रहता है। ये बात हो गई इसकी। आगे अपन चलते हैं प्रकीर्णन कोण। प्रकीर्णन कोण का मतलब है कि कोई अल्फा कण अपने मार्ग से प्रतिकर्षण बल के कारण जिस कोण से विचलित हो जाता है वो उसका प्रकीर्णन कोण कहलाता है। जैसे अल्फा कण को जाना तो यूं सीधा चाहिए था, वहां चला गया, तो ये जाना चाहिए था और चला गया, तो कितने कोण से मुड़ गया? वो थीटा कोण से। तो जिस कोण से विचलित हो जाता है उसे प्रकीर्णन कोण कहा जाता है। प्रकीर्णन कोण का मान 0 से लेकर 180 तक हो सकता है। 0 से लेकर 180 तक हो सकता है। जैसे ये अल्फा कण जा रहे हैं ना, इनके लिए प्रकीर्णन कोण किसके बराबर हो जाएगा? 0 डिग्री के बराबर हो जाएगा। इस अल्फा कण के लिए प्रकीर्णन कोण कितना हो जाएगा? 180 डिग्री, क्योंकि ये कोण कितने का बनेगा? 180 का। अब अपन चलें तो प्रकीर्णन कोण के 0 होने की संभावना सर्वाधिक और 100 होने की संभावना सबसे कम, 180 होने की संभावना सबसे कम। तो प्रकीर्णन कोण के 0 होने की प्रायिकता सर्वाधिक होगी और 180 होने की प्रायिकता बहुत ही कम होती है। प्रायिकता का मतलब 10वीं में भी पढ़ सकते हो तुम अपने पास। अगर 180 होने की प्रायिकता आप निकालते हो तो 1/20,000 होगी प्रायिकता। क्यों? कुल कितने अल्फा कण? 20,000। 20,000 में से एक अल्फा कण वापस लौटेगा कि नहीं लौटेगा? तो 180 डिग्री के प्रकीर्णन कोण होने की प्रायिकता किसके बराबर हो जाएगी? 1/20,000 के बराबर होती है। एक चीज और चलते हैं, संगत प्राचल। इसको टक्कर प्राचल भी कहते हैं भाई। क्या कहते हैं इसको? टक्कर प्राचल भी कहते हैं। देखो परिभाषा यह है, अल्फा कण के पथ पर नाभिक से लंबवत दूरी, अल्फा कण के पथ पर नाभिक से लंबवत दूरी किसके बराबर होती है? टक्कर प्राचल के बराबर। तो यहां से यहां तक डाले गए लंब की लंबाई किसके बराबर कहलाती है? टक्कर प्राचल के बराबर। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आगे बढ़ता हूं जी भाई। आगे बढ़ते हैं। हाँ जी भाई, नेक्स्ट है रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल।
रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। सबसे पहले अपन चलते हैं, परमाणु मॉडल जो है प्रकीर्णन प्रयोग के आधार के जो निष्कर्ष निकले थे ना, उन्हीं के आधार पर रदरफोर्ड ने परमाणु मॉडल दे दिया था। देखो, रदरफोर्ड के अनुसार परमाणु 10⁻⁻10 मीटर त्रिज्या का खोखला गोला होता है भाई। कैसा गोला होता है? खोखला गोला होता है, जिसके केंद्र में संपूर्ण धनावेश केंद्रित रहता है। इस संपूर्ण धनावेश जहां पर केंद्रित रहता है उसको नाभिक कहा जाता है। नाभिक का आकार परमाणु के आकार की तुलना में काफी कम होता है, मतलब नाभिक बहुत ही कम जगह घेरता है, तो नाभिक का आकार परमाणु के आकार की तुलना में काफी कम होता है। आगे समझ में अपने पास ये बात। उसके बाद में अपन एक चीज चलते हैं, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं। ये भी रदरफोर्ड ने बता दिया था कि इलेक्ट्रॉन जो है वो नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं। आगे अपन चलते हैं, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियां। देखो भाई, सबसे पहली कमी तो ये कहती है कि रदरफोर्ड ने ये बताया कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाता है। तो ठीक है, चक्कर लगाते समय नाभिक तथा इलेक्ट्रॉन के मध्य लगने वाला आकर्षण बल किस प्रकार संतुलित होता है, इसकी कोई भी व्याख्या रदरफोर्ड के मॉडल से नहीं होती है। कैसे? ये नाभिक हो गया, ये इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है, तो प्लस और माइनस में क्या होगा? आकर्षण होगा। तो ये इलेक्ट्रॉन तो यहाँ गिर जाना चाहिए, नाभिक उसको खींच लेता है। तो इस मॉडल के आधार पर नाभिक तथा इलेक्ट्रॉन के मध्य लगने वाले आकर्षण बल की व्याख्या नहीं होती है। ये पहला पॉइंट। दूसरी कमी यूं मानी जाती है कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर किन कक्षाओं में चक्कर लगाएगा, ये इस मॉडल के आधार पर स्पष्ट नहीं होता है। जैसे किन कक्षाओं का मतलब है, आगे आप बोर के मॉडल में पढ़ेंगे के एल एम एन ओ कक्षाएं होती है कि नहीं होती है, तो रदरफोर्ड के मॉडल से ये सब ज्ञात है नहीं होता है। तीसरी कमी, मैक्सवेल के अनुसार जब कोई आवेश गति करता है, मैक्सवेल ने ये बताया था कि जब कोई आवेश गति करेगा तो विद्युत चुंबकीय तरंगों का निर्माण होगा और आवेश की ऊर्जा में कमी आएगी। तो इलेक्ट्रॉन के साथ भी ऐसा ही होना चाहिए, ऊर्जा में कमी आएगी तो कक्षा की त्रिज्या में भी क्या आएगी? कमी। और अंततः इलेक्ट्रॉन को कहाँ गिर जाना चाहिए? नाभिक में। और इलेक्ट्रॉन का मार्ग सर्पिलाकार हो जाएगा, स्पाइरल। सर्पिलाकार जानते हो ना, सांप जैसे चलता है अपने पास, और स्पाइरल बाइंडिंग होती है ना कॉपी के ऊपर, तो सर्पिलाकार हो जाता है और अंततः इलेक्ट्रॉन को नाभिक में गिर जाना चाहिए, मतलब परमाणु का नष्ट होना निश्चित है। जबकि अपन ये देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन नाभिक में नहीं गिरता है। ये इसकी दूसरी कमी मानी गई, तीसरी कमी मानी गई थी। आगे अपन चलते हैं, रदरफोर्ड के अनुसार परमाणु का स्पेक्ट्रम जो है वो सतत आना चाहिए भाई। कैसा आना चाहिए? सतत आना चाहिए। परंतु आगे अपन पढ़ेंगे कि परमाणु का स्पेक्ट्रम सतत न होकर विविक्त रूप में होता है भाई। किस रूप में होता है? विविक्त। ये सतत और असतत क्या होते हैं? सतत का मतलब होता है सारे मान संभव हो तो सतत, और सारे मान संभव नहीं हो तो असतत। असतत का मतलब क्या होता है? विविक्त। जैसे साइन थीटा होता है ना, इसके मान होते हैं -1 से 1 के बीच में। जब आप इसका ग्राफ बनाते हैं तो यूं बनता है कि नहीं बनता है साइन थीटा का ग्राफ? आप ये देख रहे हैं कि साइन थीटा का ग्राफ कहीं से भी नहीं टूटता है, तो साइन थीटा सतत कहलाता है, कंटिन्यूअस, लगातार। मतलब यह है कि साइन थीटा में -1 से 1 के बीच में सभी संख्याएं विद्यमान रहती है, चाहे कोई सी भी संख्या ले ली जाए, सभी संख्याएं इसमें उपस्थित होती है। ठीक है। जबकि अगर आप टेन थीटा का ग्राफ देखें, मैथ्स वाले तो जानते भी होंगे, अब लॉकडाउन में तो खैर खा पी के सो रहे हैं तो पता भी नहीं चलता है। टेन थीटा का ग्राफ जो है ना, ऐसा आता है भाई, ये 90 डिग्री पर टेन 90 का मान कितना हो जाता है? अनंत। अनंत हो गया तो ग्राफ टूट जाता है। तो ये 90 डिग्री पर ग्राफ जो है सतत नहीं रहा, असतत हो गया, मतलब टुकड़ों में आ गया। इसीलिए कौन सा ग्राफ कहलाएगा? विविक्त या असतत ग्राफ कहलाता है। तो रदरफोर्ड के मॉडल के अनुसार
परमाणु का स्पेक्ट्रम सतत आना चाहिए, मतलब सभी संभव तरंग दैर्ध्य अपने को प्राप्त होने चाहिए, परंतु अपन ये देखते हैं कि परमाणु का स्पेक्ट्रम वास्तव में विविक्त रूप में प्राप्त होता है, सतत रूप में प्राप्त नहीं होता है। ये इसकी कमी हो गई। इसके अलावा अपने पास एक और कमी लिखी जा सकती है कि इस मॉडल के आधार पर स्पेक्ट्रम में रेखाओं की सूक्ष्म संरचना की व्याख्या नहीं हो पाती है। सूक्ष्म संरचना की व्याख्या भी नहीं हो पाती है। ठीक है, ये इसकी कमियां हैं। अब मैं आगे बढ़ूंगा। मैंने रोटी भूख लग गई। माशिर को तो कहाँ काम है, माशिर तो मैं मर्चा खाया है इवली। चलो जी भाई, नेक्स्ट। अब देखो आधा तो आया का पता चल छी। अब ये तो छोटो तो ये काई तो पता है तो जी मां और आते जी आपकी को ना होगा जो देख के तो काई का जे गुजार तो काई अब बनाओ तो काई फिर करने मेरा बोर का परमाणु मॉडल या प्रथम परिकल्पना। देखो भाई, बोर ने परमाणु मॉडल की व्याख्या करने के लिए 3 परिकल्पनाएं प्रस्तुत की थी। प्रथम परिकल्पना ये कहती है कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाता है। चक्कर लगाते समय इलेक्ट्रॉन तथा नाभिक के मध्य लगने वाला आकर्षण बल इलेक्ट्रॉन की गति के कारण उत्पन्न अभिकेंद्रीय बल से संतुलित हो जाता है। तो पहला अपने पास परिकल्पना क्या है? इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाएगा। चक्कर लगाने के कारण उत्पन्न अभिकेंद्रीय बल इलेक्ट्रॉन व नाभिक के मध्य लगने वाले, ये नाभिक हो गया, नाभिक पर आवेश कितना होता है? Ze। इसके चारों ओर कौन चक्कर लगाएगा? इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएगा। तो उन्होंने ये कहा था कि इन दोनों के मध्य जो कूलाम का आकर्षण बल कार्य करेगा, वो आकर्षण बल किससे संतुलित हो जाएगा? इसकी गति के कारण उत्पन्न अभिकेंद्रीय बल से संतुलित हो जाता है। या यूं कहें कि अभिकेंद्रीय बल किससे प्राप्त हो जाएगा? इनके मध्य लगने वाले आकर्षण बल से अभिकेंद्रीय बल प्राप्त हो जाता है। यह मामला लगभग वैसा ही है जैसा आप लोगों ने 11th में गुरुत्वाकर्षण वाले पार्ट में पढ़ा था। गुरुत्वाकर्षण वाले पार्ट में पढ़ा होगा ना तुम लोगों ने। सूर्य के चारों ओर कौन चक्कर लगाता रहता है? ग्रह चक्कर लगाते रहते हैं। जैसे ये सूर्य हो गया, ये अपने पास क्या हो गई? पृथ्वी हो गई। तो पृथ्वी जब सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है तो सूर्य और पृथ्वी के मध्य लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल किससे संतुलित हो जाता है? उत्पन्न अभिकेंद्रीय बल से संतुलित हो जाता है। तो ये मामला भी इसी में ऐसा ही है। ठीक है, अब अपन चलें इसमें। तो आकर्षण बल क्या होगा पहले तो ये बताओ। देखिए, बल कूलाम के नियम के अनुसार F बराबर के Q1 Q2 अपॉन क्या हो जाएगा? R² हो जाएगा। ठीक है, अब अपन चलें। Q1 तो है वो नाभिक है, तो प्लस में Ze हो गया। Q2 जो है वो इलेक्ट्रॉन है, तो ये हो गया। तो F बराबर ये लिख सकते हैं के Ze अपॉन Rn का स्क्वायर। ये समीकरण नंबर 1। Rn क्यों मानी है? इलेक्ट्रॉन केवल एक कक्षा में चक्कर थोड़े लगाता है, अलग अलग कक्षाएं होती है, के L M N O। तो फिर पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, तो बहुत सारी कक्षाएं होती है, इसीलिए मैंने Rn ले लिया यहाँ पर। तो Rn क्या हो जाएगा? Nv कक्षा की त्रिज्या है भाई। ये क्या है? ये है Nv कक्षा की त्रिज्या। जैसे पहली कक्षा है तो R1 ले लेना, दूसरी कक्षा है तो R2 ले लेना। अब अपन जानते हैं कि अभिकेंद्रीय बल क्या होता है? अभिकेंद्रीय बल F बराबर mv_n का स्क्वायर Rn होगा, क्योंकि अलग अलग कक्षाओं में वेग भी क्या हो जाएगा? अलग अलग हो जाएगा। तो यहाँ पर mv² अपॉन r, तो vn ले लिया। ये समीकरण नंबर 2।
वी एन क्या होगा यहाँ पर, एन वी कक्षा में इलेक्ट्रॉन का वेग, एम किसका द्रव्यमान है भाई, इलेक्ट्रॉन का, क्योंकि चक्कर कौन लगाता है, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है, तो ये इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है। समीकरण 1 व 2 से ये नंबर 1 और ये नंबर 2 दोनों को बराबर करें अपन, तो क्या रहेगा बताओ, एम वी एन का स्क्वायर अपॉन आर एन बराबर के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर एन का स्क्वायर। तो अपन ये लिख सकते हैं एम वी एन का स्क्वायर इज इक्वल टू के जेड ई स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा, आर एन। ये प्रथम परिकल्पना का गणितीय सूत्र हो गया भाई, स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़े। ठीक है, टीसी का काम है पूरा तो चलो जी भाई, दूसरी परिकल्पना करा देते हैं। रोशन हिंदी में लिखा है, ले लिया, वाह भाई। चलो जी भाई, नेक्स्ट अपन चलते हैं द्वितीय परिकल्पना। देखो भाई, दूसरी परिकल्पना में बोर ने ये बताया था कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर केवल उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाता रहता है जिनके लिए उसका कोणीय संवेग h/2π का पूर्ण गुणज होता है भाई। h/2π का क्या होना चाहिए, पूर्ण गुणज होना चाहिए। मतलब केवल उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगा सकता है जिनके लिए उसका कोणीय संवेग h/2π का पूर्ण गुणज होता है। इनको स्थायी कक्षाएं भी कहते हैं। स्थायी कक्षाओं के नाम आपने सुनी रखे हैं, के, एल, एम, एन, ओ, ये होते हैं। पहली कक्षा को के, दूसरी को एल। अब कोणीय संवेग जो है आपने 11th में पढ़ा होगा, तो कोणीय संवेग जो है h/2π का क्या होना चाहिए, पूर्ण गुणज। तो nh/2π हो गया। यहाँ पर h क्या है, प्लांक का नियतांक। क्या मान होता है इसका, 6.62 इंटू 10⁻⁻⁴ जूल इंटू सेकेंड होता है भाई इसका मान। 6.62 10⁻⁻⁴ जूल सेकेंड इसका मान हो गया। आगे अपन चलते हैं, इसमें एल का मान ये भी पढ़ा होगा, 11 MVR होता है अपने पास से। तो क्या लिख सकते हो, एम वी एन आर एन बराबर NH/2π, या ये ln बराबर NH/2π। इसे बोर का कोणीय संवेग का क्वांटीकरण का प्रतिबंध कहते हैं भाई। इसको क्वांटीकरण का प्रतिबंध कहते हैं। ये बोर का कोणीय संवेग के क्वांटीकरण का प्रतिबंध कहलाता है। अब जैसे मान लो कोणीय संवेग जो है ना h/π है, कौन सी कक्षा में होगा भाई इलेक्ट्रॉन, इससे कैसे पता चलेगा कौन सी कक्षा में होना चाहिए। तो तरीका बता देता हूं, नीचे 2π ले आओ। नीचे 2π कैसे लाओगे बताओ, 2h/2π हो गया अपने पास। अब इससे तुलना कर लो, NH/2π, n का मान कितना आ गया, 2। तो इलेक्ट्रॉन कौन सी कक्षा में उपस्थित हो चुका है, दूसरी कक्षा में उपस्थित हो चुका है। मयंक ने आंसर दिया है भाई, सही है। ऐसे ही मान लो कि L का मान आ गया अपने पास है 2h/π।
तो इलेक्ट्रॉन कौन सी कक्षा में आ जाएगा अपने पास? चौथी कक्षा में। कैसे? नीचे 2 लाना है तो 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो तो ये 2 पाई हो गया। अब अपने पास 4h/2 पाई, NH/2 पाई से तुलना कर लो तो n बराबर कौन सी कक्षा में आ जाएगा? चौथी कक्षा में उपस्थित होगा। ठीक है, अब आप स्क्रीनशॉट ले लो, टाइम हो चुका है। थैंक यू भाई, और स्कूल आने की करो तैयारी वैसे।